नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज धनतेरस है और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस के मौके पर ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा जैसे पूरा देश ही बाजारों में निकला हुआ है। लोगों ने आज दिन भर खरीदारी की और धनतेरस को एक शॉपिंग फेस्टिवल बना दिया। आपने भी आज खूब खरीदारी की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस वेल्थ का नहीं बल्कि हेल्थ का त्योहार है। धनतेरस ही क्यों, आजकल हर त्योहार एक व्यापार बन चुका है। जिसके पास जितना पैसा है वो उतनी ज्यादा धूमधाम और चकाचौंध के साथ ये त्योहार मनाता है। इस पैसे की चकाचौंध में त्योहारों का असली मकसद अब कहीं खो सा गया है। जैसे धनतेरस को ही अगर हम ले लें, हमें पता ही नहीं चला कि कब आयुर्वेद का ये पर्व धन का पर्व बन गया और लोग आज के दिन सोना, चांदी और आभूषण खरीदने लगे। आज त्योहारों के इस बदलते रूप का हम आपके सामने एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि भारत में तो दिवाली है, लेकिन पाकिस्तान का दिवाला निकल रहा है। पाकिस्तान में अब गरीबी का यह आलम है कि वहां की सरकार ने पासपोर्ट बनाने भी बंद कर दिए हैं और उसका कारण यह है कि वहां पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले लेमिनेशन पेपर की कमी हो गई है। और आखिर में आपको बताएंगे कि दिल्ली की सड़कों पर ऑड इवन योजना टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को एक दिखावा बताते हुए दिल्ली की सरकार से पूछा था कि वो साबित करे कि इससे प्रदूषण कम होता है या नहीं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए और सिर्फ एक माहौल तैयार करने के लिए दिल्ली की जनता को ऑड इवन जैसी योजनाओं में अटकाए रखना चाहती है, जबकि इससे कोई खास फायदा होता ही नहीं। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत में आजकल हर त्योहार एक व्यापार क्यों बनता जा रहा है और इसका ताजा उदाहरण है धनतेरस का त्योहार। आज जब आप धनतेरस के दिन बाहर निकले होंगे तो सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम है, बाजारों में भीड़ भाड़ है, शॉपिंग मॉल्स खचाखच भरे हुए हैं। आज धनतेरस का त्योहार है और आज के दिन हमारे देश में बर्तन, सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा है। लेकिन आज हम आपको धनतेरस के त्योहार से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिन्हें हमारे देश के बहुत सारे लोग अब शायद भूल चुके हैं और अब धनतेरस के त्योहार को धन के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है और यह समझा जाने लगा है कि अगर इस दिन आप नए बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं, महंगे आभूषण खरीदते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो आप धनतेरस का त्योहार मना रहे हैं। जबकि धनतेरस के त्योहार का यह अर्थ कभी था ही नहीं। यह वेल्थ का नहीं, यह हेल्थ का त्योहार है। धनतेरस का त्योहार भगवान धनवंतरी से जुड़ा है, जिन्हें पुराणों में आरोग्य देवता या आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान का देवता बताया गया है। मान्यता है कि जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें एक रत्न भगवान धनवंतरी थे और इसी वजह से आज के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए तब उनके एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में जड़ी बूटी, एक हाथ में शंख और एक हाथ में आयुर्वेद था और उनके शरीर पर अनेकों प्रकार के आभूषण थे। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले भगवान धनवंतरी को दो बातों का ज्ञान था। पहला, स्वस्थ रहकर दीर्घ आयु प्राप्ति का ज्ञान, जो कि हर कोई आज भी चाहता है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और लंबी आयु चाहते हैं। दूसरा, रोगों की रोकथाम और उनके उपचार का ज्ञान, और इसीलिए भगवान धनवंतरी को देवताओं का चिकित्सक यानी डॉक्टर भी कहा गया है। और मान्यता है कि भगवान धनवंतरी ही आयुर्वेद को पृथ्वी लोक पर लेकर आए और उन्होंने ही निरोगी काया को धर्म से भी बड़ी पूंजी बताया। निरोगी काया को धर्म से भी बड़ी पूंजी बताया। लेकिन इंसानों ने आरोग्य देवता भगवान धनवंतरी को बर्तनों, सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों की खरीदारी तक सीमित करके रख दिया और यही आज आपको बाजारों में दिखाई देगा। असल में धनतेरस का त्योहार धन के बारे में था ही नहीं, यह त्योहार स्वास्थ्य के बारे में था और यह त्योहार भगवान धनवंतरी के बारे में था, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में उपदेश दिए और स्वस्थ रहकर दीर्घ आयु होने का ज्ञान पृथ्वी लोक पर फैलाया। लेकिन हमने स्वास्थ्य की बजाय धनतेरस को धन का त्योहार मान लिया और ऐसा सिर्फ इस त्योहार के नाम की वजह से हुआ है। लोगों को लगता है कि भगवान धनवंतरी के नाम में धन शब्द आता है, इसलिए इस त्योहार का अर्थ धन से है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है।
धन्वंतरी का अर्थ होता है कष्टों का विनाश करने वाला, और यहां कष्टों का अर्थ शरीर के रोगों से है, जिनके उपचार का ज्ञान भगवान धन्वंतरी से प्राप्त हुआ था। आज ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि धनतेरस का त्योहार तब शुभ नहीं होता जब आप इस त्योहार पर नए बर्तन, सोने चांदी के सिक्के या फिर आभूषण या फिर कोई नई गाड़ी खरीदते हैं। यह त्योहार आपके लिए तब शुभ होता है जब लोग स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से भगवान धन्वंतरी की आराधना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और इसमें पैसे का कोई किरदार, कोई रोल नहीं है। और भी सरल शब्दों में कहें तो आपने एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी दीवार। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के सामने उनके भाई कहते हैं, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? लेकिन धनतेरस के त्योहार पर आपको आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास कितना बड़ा बंगला है, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है। यानी आज आपको अपने धन का इस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनतेरस का त्योहार तो इस बारे में है कि आपके पास स्वस्थ शरीर के रूप में सबसे बड़ी पूंजी है या नहीं। लेकिन अभी इसका उल्टा हो रहा है, और आज भारत के लोगों ने धनतेरस के त्योहार पर शॉपिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अगर आप देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि धनतेरस के दिन इसे हमने एक शॉपिंग फेस्टिवल बना दिया है। आज अगर आप अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देखेंगे, सारे विज्ञापन सिर्फ शॉपिंग के बारे में है। भारत में 8 करोड़ व्यापारियों और 40,000 से ज्यादा ट्रेड एसोसिएशन से जुड़ी संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है कि आज धनतेरस के त्योहार पर भारत के लोगों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 50,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग यानी खरीदारी की है। 50,000 करोड़ रुपए। और अकेले दिल्ली जैसे शहर में धनतेरस के मौके पर 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। तो सोच लीजिए। और इसी संस्था का अनुमान है कि धनतेरस और दिवाली के इस फेस्टिव वीक में यानी इस हफ्ते में भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा, और भारत के लोग त्योहारों में शॉपिंग करने का दुनिया का शायद सबसे बड़ा रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। इनमें भी 32,000 करोड़ रुपए के सिर्फ आभूषण खरीदे जाएंगे, 42,000 करोड़ रुपए के लोग नए नए कपड़े खरीद लेंगे, 28,000 करोड़ रुपए के टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे सामान खरीदे जाएंगे, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री होगी, 21,000 करोड़ रुपए के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और 40,000 करोड़ रुपए लोग खाने पीने के सामान पर खर्च कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर है पूरा ब्रेकअप। पिछले साल धनतेरस के त्योहार पर भारत के लोगों ने 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिनमें 25,000 करोड़ रुपए की सिर्फ लोगों ने ज्वेलरी खरीद ली थी। लेकिन आज धनतेरस पर यह रिकॉर्ड भी टूट गया, और ऐसा अनुमान है कि सिर्फ 2 दिन में हमारे देश में 10,500 करोड़ रुपए के तो लोगों ने सिर्फ बर्तन ही खरीद लिए हैं। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो IMF से सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए उसकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, उसे सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे देश के लोग जिन्होंने सिर्फ धनतेरस के त्योहार पर ही एक ही दिन में 50,000 करोड़ रुपए शॉपिंग पर खर्च कर दिए। हालांकि हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा ही है। लोग जितनी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जितना ज्यादा खरीदारी करते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत होती है, और यह पैसा किसी न किसी की जेब में तो जा ही रहा है, तो इससे समृद्धि भी आती है। लेकिन हम आज आपको यह बता रहे हैं कि लोग त्योहार आज कैसे मना रहे हैं, पैसा खर्च करके। और अब स्थिति यह हो गई है कि आज धनतेरस के त्योहार पर खाने से लेकर सोने और चांदी के सिक्के भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घरों में ही फ्री होम डिलीवरी के तहत मंगवा रहे हैं। और आज अखबार में मैंने एक विज्ञापन देखा, एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप का। ये वो ऐप्स होती हैं जिनमें आप अक्सर देश के लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो आपके घर पर खाना आ जाता है, या कोई भी आप सामान ऑर्डर करते हैं, इस तरह के जो डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी ऐप्स होते हैं। इस विज्ञापन में लिखा है कि वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर सोने और चांदी के सिक्के लोगों के घर पर ऑनलाइन डिलीवर कर सकती है। तो सोचिए, पहले आप खाना डिलीवर करवाते थे अपने घर पर, या जो भी आप सामान, घर का सामान खरीदते थे वो आपके घर पर डिलीवर होता था।
अब वही एप्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप सोने का एक सिक्का ऑर्डर कीजिए और 10 मिनट के अंदर ये सिक्का आपके घर आ जाएगा। सोचिए, एक जमाना था जब त्योहारों पर परिवार के लोग इकट्ठा हुआ करते थे, घर में खास तरह के आपकी रसोई में व्यंजन और पकवान बनाए जाते थे। ज्यादातर या तो आपकी माँ वो व्यंजन और पकवान बनाया करती थी या आपकी दादी बनाया करती थी, और पूरा घर इसमें शामिल होता था और पूरा घर जो है, पूरा परिवार बैठकर घर में इन व्यंजनों का आनंद लेता था, एक दूसरे से बातचीत करते थे। लेकिन अब वो दौर समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया है। पूरा की पूरा सेलिब्रेशन हमने आउटसोर्स कर दिया है। मिठाइयां भी बाहर से ही आती हैं, व्यंजन भी बाहर से आते हैं, खाने पीना भी उस दिन जो होता है ज्यादातर घरों में बाहर से आने लगा है। घर की सफाई भी लोग अब आउटसोर्स कर देते हैं। अब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके बाहर से ही खाना मंगवाते हैं। अब धनतेरस के त्योहार पर सोने और चांदी के सिक्कों की भी ऑनलाइन घर पर फ्री होम डिलीवरी हो रही है। यह नया दौर है, यह नया जमाना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के लोग सिर्फ धनतेरस और दिवाली के त्योहार पर ही हजारों करोड़ रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा, अभी पिछले ही हफ्ते करवा चौथ का त्योहार था, और करवा चौथ के त्योहार पर ही भारत के लोगों ने एक दिन में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। करवा चौथ के त्योहार पर एक दिन में 15,000 करोड़। इस साल करवा चौथ के त्योहार पर लोगों ने ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कपड़े और यहां तक कि अपने पार्टनर्स को ब्यूटी पार्लर के मेकअप कराने का पैकेज भी गिफ्ट किया, जिनमें कुछ पैकेजेस की कीमत तो 3 लाख रुपए तक की थी। इसके अलावा सामान्य दिनों के मुकाबले करवा चौथ पर जो ज्वेलरी प्रोडक्ट्स थी, उनकी बिक्री 50% से ज्यादा बढ़ गई, और लोगों ने अपने पार्टनर्स को गिफ्ट देने के लिए ऑनलाइन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और कपड़े जमकर खरीदे हैं। और उस दिन जमकर खाना ऑर्डर हुआ है। लोगों ने या तो बाहर जाकर खाना खाया है और या फिर घर पर ऑनलाइन डिलीवरी एप्स के जरिए घर पर ही बाहर से खाना मंगाया है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार भारत में महिलाएं करवा चौथ का व्रत बहुत वर्षों से, सदियों से रख रही हैं, और इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। यानी ये जो त्योहार है ये हजारों वर्ष पुराना है। और बड़ी बात यह है कि करवा चौथ का व्रत संकल्प, अन्न पानी के त्याग और समर्पण का त्योहार था। लेकिन आज करवा चौथ के दिन लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण से ज्यादा यह दिखाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितनी शॉपिंग कर सकते हैं और अपने अपने पार्टनर्स को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। उस दिन सुंदर दिखना बहुत आवश्यक होता है, और इस करवा चौथ के त्योहार को ग्लैमराइज करने में भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा रोल अपनाया है। और लोगों ने फिल्मों में इस त्योहार को देखा है, इस त्योहार पर इतने गाने बने हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा उस दिन सोशल मीडिया पर कितनी बड़ी संख्या में करवा चौथ पर जो है इंस्टाग्राम पर कितनी रील्स आई होंगी, यूट्यूब पर कितनी रील्स आई होंगी, और लोगों ने अपने अपने घरों में करवा चौथ का त्योहार तो मनाया, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने वीडियोस बनाए, अपनी तस्वीरें खिंचवाई और वो सब कुछ सोशल मीडिया पर डाला, जैसे कि ये त्योहार वो अपने लिए नहीं, अपने पति या अपनी पत्नी के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए मना रहे हैं। और उस समाज में जब तस्वीरें जाएंगी, जब वीडियोस बनेंगे, तो उसमें ग्लैमर भी दिखना चाहिए, उसमें चकाचौंध भी दिखना चाहिए, उसमें सुंदर लगना, अच्छा लगना भी बहुत आवश्यक है, और उसमें पैसे की चमक भी दिखनी चाहिए। असल में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने त्योहारों को मनाने की मूल वजह को अब भूल चुके हैं, और सारे जो त्योहार हैं वो डिजाइनर त्योहार बन चुके हैं, जिसकी वजह से अब हमारे त्योहार धीरे धीरे एक व्यापार में बदलते जा रहे हैं। या फिर आप समझ लीजिए कि त्योहार अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गए हैं। आपके पास जितना ज्यादा पैसा है, आपके पास जितना बड़ा बैंक बैलेंस है, आप उतनी ही ज्यादा चकाचौंध के साथ समाज में त्योहार मना सकते हैं, जिसमें समाज में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में एक सर्वे हुआ था, जिसमें धनतेरस के त्योहार पर बर्तन और सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने वाले ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं थी कि वो धनतेरस के त्योहार पर इन सिक्कों और बर्तनों की खरीदारी आखिर कर क्यों रहे हैं। वो जानते ही नहीं थे। इस दिन बर्तन खरीदना इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि आज ही के दिन जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी प्रकट हुए, तब उनके हाथ में औषधि से भरा हुआ एक अमृत कलश था, जो कि एक बर्तन था, और इसीलिए आज के दिन लोग बर्तन खरीदते हैं।
लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी इसके पीछे की सही वजह के बारे में पता ही नहीं है। इसी तरह लोग धनतेरस पर सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदते हैं, और इसका कारण भी यही है कि भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तब उनके शरीर पर अनेक तरह के आभूषण थे। लेकिन आज के दिन जब लोग सोना खरीदते हैं तो उन्हें इसके पीछे की भी असली वजह पता नहीं होती, और इसका कारण सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोगों ने इन त्योहारों को सिर्फ शॉपिंग तक सीमित मान लिया है। अब ये शॉपिंग फेस्टिवल बन गए हैं, और इस शॉपिंग में भी भारत के लोग सबसे ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, यानी सोना खरीद रहे हैं। तो आज के दिन थोड़ा सोने गोल्ड की भी बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारत के लोग खरीदते हैं, और इनमें भी ज्यादातर सोना त्योहारों के मौके पर ही खरीदा जाता है। वर्ष 2021 में पूरी दुनिया का 14% गोल्ड भारत के लोगों ने खरीदा था, जिसकी कीमत थी 4,60,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा मौजूदा समय में भारत के लोगों ने अपने घरों में और अपने परिवारों में इतना सोना जमा करके रखा हुआ है जितना सोना आज वर्ल्ड बैंक के पास भी नहीं है। दुनिया के लोगों ने अपने घरों में, भारत के लोगों ने अपने घरों में 2.5 करोड़ किलोग्राम सोना जमा करके रखा है। ये इसमें सब परिवार शामिल है, जिसकी कीमत आज बाजार में 113 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी भारत के लोगों ने पाकिस्तान जैसे 4 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर सोना अपने अपने घरों में जमा करके रखा हुआ है। भारत में गोल्ड की इस खरीदारी के पीछे प्रमुख रूप से आप 3 वजहों को मान सकते हैं। हम सोना क्यों खरीदते हैं? पहली वजह है, हमारे देश में सोने खरीदने की और सोने को रखने की एक परंपरा रही है, जो कि परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। भारत में ज्यादातर लोग परंपराओं की वजह से त्योहारों और शादियों में सोने की खरीदारी करते हैं, और हमारे यहां यह रिवाज है कि कैसे एक पीढ़ी से उसी सोने को और सोने के उन आभूषणों को जो है आगे अगली पीढ़ी में दे दिया जाता है, और उसे आप समझ लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवार का जो पुश्तैनी सोना होता है, पुश्तैनी आभूषण होते हैं, उन्हें हर पीढ़ी संभाल कर रखती है, और वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक चलते चले जाते हैं। ये हमारे देश की एक परंपरा रही है। दूसरा, भारत में गोल्ड इसलिए ज्यादा खरीदा जाता है क्योंकि भारत में सोने को संपन्नता का एक प्रतीक भी माना जाता है। जिसके पास जितना ज्यादा सोना होगा, जिसके घर में जितना ज्यादा गोल्ड होगा, उसे उतना ज्यादा संपन्न माना जाता है। गृहिणियां जो हैं वो अपने पास अपनी जो बचत है उसे सोने में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, सोना रखना चाहती हैं। और हमारे यहाँ ये भी एक रिवाज है कि जब भी कभी कोई सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा मौका आता है, कोई ऐसा दिन आता है, अवसर आता है जहां गृहिणियों को जाना है या महिलाओं को जब बाहर जाना है, तो वो आज भी पुरानी परंपरा के तहत सोने के आभूषण ही पहनना पसंद करती है, और सोने की जो है वो बात ही अलग है। तीसरा, भारत के लोग इसलिए भी ज्यादा सोना खरीदते हैं क्योंकि वो इसे सबसे सुरक्षित निवेश मानते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और हमारे देश में जो बहुत अमीर परिवार भी नहीं है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है या निम्न मध्य परिवार भी हैं, वहां पर भी जो गृहिणियां हैं वो जब बचत करती हैं तो वो उस बचत को भी सोने में इन्वेस्ट कर देती हैं, और उन्हें लगता है कि ये पूरे परिवार के लिए सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है, और कभी बुरे दिन आए तो फिर ये सोना ही उनके काम आएगा। उदाहरण के लिए पिछले साल जिन लोगों ने धनतेरस के मौके पर गोल्ड खरीदा, उनके सोने की कीमत 1 साल बाद अब 21% बढ़ चुकी है। तो देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सोने से अच्छा इन्वेस्टमेंट, गोल्ड से अच्छा इन्वेस्टमेंट और क्या हो सकता है। 21% का आपको उसमें फायदा हो गया। जिन लोगों ने 5 साल पहले धनतेरस पर सोना खरीदा था उन्हें 91%, और जिन लोगों ने 15 वर्ष पहले धनतेरस पर सोना खरीदा था उन्हें इस पर 410% का रिटर्न मिल चुका है। हालांकि यहां सवाल फिर से वही है कि धनतेरस के दिन जब लोगों को अपने स्वास्थ्य पर इन्वेस्ट करना चाहिए, तब लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और गोल्ड पर मिलने वाला रिटर्न भले ही ज्यादा हो, लेकिन आज हम आपसे यही कहेंगे कि अगले साल, अगर अगले साल से आपने धनतेरस के दिन अपने स्वास्थ्य पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो इसमें आपको 100% रिटर्न की पक्की गारंटी है। और अगर आपका स्वास्थ्य 100% सही है तो आप आगे चलकर ना जाने कितना गोल्ड खरीद पाएंगे, क्योंकि अभी भगवान धन्वंतरी के देश के ज्यादातर लोग बीमारियों के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य पर उनका ध्यान नहीं है। तो जिस देश में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, जो देश आयुर्वेद का देश है, धनतेरस आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, और हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि असल में आज के दिन को आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि
आज के दिन का आयुर्वेद से बहुत गहरा रिश्ता है। यानी वो देश जहां धनवंतरी का आशीर्वाद प्राप्त है लोगों को, वो देश जहां धनतेरस मनाया जाता है, आज पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा 10 करोड़ मरीज उसी भगवान धनवंतरी के देश में है। भारत में हर साल हृदय रोगों से 35 लाख लोगों की मौत हो रही है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 6 करोड़ लोग भारत में डिप्रेशन के शिकार हैं। और यह स्थिति उस देश के लोगों की है जहां भगवान धनवंतरी स्वयं प्रकट हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और ये वो भगवान है, जो ये वो देवता है जो भगवानों के भी चिकित्सक थे। कितना शुभ माना जाता है धनतेरस में शॉपिंग करना? ऐसे तो सोना तो बहुत शुभ मानते हैं हमारे में, सोना खरीदना चाहिए धनतेरस पे। पूरे साल धनतेरस का इंतजार करते हो आप? हाँ, वो तो है, करते हो और मजा भी आता है खरीदने में। हमने ट्राई तो किया है, वी हैव ट्राइड टू बाय समथिंग, कुछ तो हम खरीदे। आज हम आए हैं अपनी पोती के लिए कुछ खरीदने के लिए और अपनी बहू के लिए। लेट्स सी इफ यू लाइक। यानी आप दोनों को गिफ्ट दे रहे हैं? ऑफ कोर्स दे आर लक्ष्मीज। धनतेरस के मौके पे समझो या माता की कृपा की ऊपर समझो, भोले की कृपा समझो, जब उनकी कृपा होती है हम तब खरीद लेते हैं। साल भर इंतजार करते हैं, ये शुभ मौका है। हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत पवित्र है, पवित्र अवसर है। तो ये मूर्ति अपने घर के लिए ले रहे हैं या किसी को तोहफे में दे रहे हैं? घर के लिए और तोहफे के लिए, दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। आज के दिन बर्तन लेना भी शुभ मानते हैं, सोना भी कुछ लोग लेते हैं, क्या ऐसा क्यों महत्वपूर्ण बताया जाता है? क्योंकि धनतेरस के दिन ही हम लक्ष्मी अपने घर लाते हैं और भगवान जी को अपने घर में ले आते हैं, प्रवेश करा लेते हैं। क्या शुभ मानते हैं बर्तन लेना, सोना लेना आज के दिन? हाँ, और क्या शुभ होता है। और ज्वेलरी भी लेंगे। ज्वेलरी भी लेंगे। काफी भीड़ है धनतेरस के मौके पर और आज के दिन तो कुछ ज्यादा ही शॉपिंग वगैरह की जाती है, खरीदारियां की जाती हैं, सोने चांदी और सोने चांदी की मूर्तियां या फिर और। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अपने गोल्ड लेने आए हुए हैं और संतुष्ट है उससे। और क्या हम लोगों ने पायल लिया, बिछिया लिया, ये सब लिया। क्या मान्यता होती है आज के दिन धनतेरस को लेकर? लोग कहते हैं धनतेरस को मतलब करनी चाहिए शॉपिंग, इससे जो है हम धनवंतरी देवी खुश होती है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात शायद पता नहीं होगी कि आज के दिन को भारत में आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 से मोदी सरकार ने ही की थी। और आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस की शुभकामनाएं देश के लोगों को दी तो उन्होंने तब आयुर्वेद का जिक्र भी किया और इसकी ताकत भी दुनिया को बताई। यानी आज का दिन जो है हमारे देश में आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के बाद अब हम दिवाली के त्योहार की भी बात करेंगे, क्योंकि अब 2 दिन के बाद दिवाली भी है। और दिवाली क्यों मनाई जाती है? हम अक्सर यही बात कहते हैं और सुनते हैं कि बुराई पर अच्छाई का ये जो त्योहार है वो है दिवाली। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है और दिवाली से पहले हमारे देश में घरों की साफ सफाई की जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब लोगों ने दिवाली से पहले अपने घरों को साफ करने का काम भी खुद करना बंद कर दिया है और साफ सफाई के काम को भी आउटसोर्स कर दिया है। भारत में दिवाली के मौके पर घरों में साफ सफाई करने की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है, क्योंकि लक्ष्मी जी का जब आगमन होता है तो घर साफ होना चाहिए। मान्यता है दिवाली के दिन जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तब भगवान राम के स्वागत में अयोध्या के लोगों ने तब अपने घरों की साफ सफाई करके अयोध्या को दीपों से सजा दिया था। पूरे अयोध्या में दीप ही दीप थे, ऐसा भी हम मानते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि दिवाली पर धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी उन्हीं लोगों के घर में वास करती हैं जो घर स्वच्छ और साफ होते हैं। इसलिए दिवाली से पहले भारत में लगभग सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और बहुत सारे लोग इस दौरान अपने घरों में नया रंग रोगन भी करवाते हैं। लेकिन अब यह परंपरा भी बदलती जा रही है। भारत में अब बहुत सारे लोगों ने अपने घरों की साफ सफाई का काम भी आउटसोर्स कर दिया है। दिवाली से पहले भारत की हाउस होल्ड क्लीनिंग इंडस्ट्री 60,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है और वर्ष 2028 तक ये 1,80,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। इस समय भारत के ज्यादातर शहरों में ऐसे 30 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं
जिनकी मदद से आप ऑनलाइन एक टाइम स्लॉट बुक करके अपने घर की साफ सफाई कराने के लिए लोगों को बाहर से बुला सकते हैं। लोग बाहर से आएंगे, वो आपसे पैसा लेंगे और आपके घर की साफ सफाई करके चले जाएंगे। बड़ी बात यह है कि अकेले दिल्ली में इन ऐप्स पर पिछले 72 घंटों में 9000 से ज्यादा परिवारों ने अपना घर साफ कराने के लिए डील्स खरीदी हैं। और आज यहां बात सिर्फ घरों की साफ सफाई की नहीं है। दिवाली पर आप क्या करते हैं? आपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने शरीर की भी साफ सफाई करनी चाहिए और अपने मन की भी। और यही बात आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कि लोगों ने अब अपना घर, शरीर और मन, इन तीनों की साफ सफाई का काम आउटसोर्स कर दिया है। अब लोग अपने घरों को मोबाइल ऐप्स के जरिए साफ करवा रहे हैं, बाहर से बुलाकर लोगों से। अपने शरीर की साफ सफाई का काम भी लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है और अपने मन की साफ सफाई के लिए भी अब बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों की सेवाएं लोग आजकल ले रहे हैं। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि दिवाली के से पहले आप अपना घर साफ कीजिए, अपना शरीर साफ कीजिए और अपना मन साफ कीजिए। ये तीनों वो काम हैं जो लोगों को खुद करने चाहिए। लेकिन जब आप अपने मकान को साफ करते हैं तो वो मकान आपका घर बनता है, नहीं तो वो मकान बन जाता है। इसी तरह शरीर आपका सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़ा वाहन है जो आपको हर जगह लेकर जाता है। आप अपने घर से भी पहले अपने शरीर में वास करते हैं, इसलिए ये आपका सबसे पहला घर है। लेकिन आपने अपना दूसरा घर तो साफ कर लिया किसी मोबाइल ऐप से लोगों को मंगवाकर, लेकिन आपका जो पहला घर है यानी आपका शरीर, उसे आपने गंदा छोड़ दिया तो क्या होगा? लेकिन आप अपने शरीर को भी ठीक से साफ नहीं करना चाहते और इसकी जिम्मेदारी भी बहुत सारे लोग दूसरों को दे देते हैं, जबकि ये पहली जिम्मेदारी आपकी है। और मन में जमा गंदगी को भी आपको स्वयं साफ करना चाहिए, क्योंकि आपके मन में जमा चीजों को आपसे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता कि किसे रखना है और किसे बाहर फेंकना है। लेकिन अभी लोग इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। इसलिए आज आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि दिवाली के मौके पर अपना घर स्वयं साफ कीजिए, पहली बात तो ये है। उसके बाद अपना शरीर साफ कीजिए और फिर अपना मन साफ कीजिए, क्योंकि ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप शरीर साफ कर लिया, मन साफ कर लिया, लेकिन एक गंदे घर में रहते हैं, वो भी सही नहीं है। इसलिए पहले आपका घर साफ होना चाहिए, फिर जिस घर में आप रहते हैं यानी आपका शरीर, वो साफ होना चाहिए, और फिर जो मन आपका जो इन सबको कंट्रोल करता है, फिर आपको उसकी भी सफाई करनी चाहिए। अब ये देखिए कि भारत में तो आजकल दिवाली है, आप सब लोग व्यस्त हैं और भारत में कितनी शॉपिंग हो रही है हमने आपको आंकड़े बताए। लेकिन इस समय पाकिस्तान का दिवाला निकल रहा है। पाकिस्तान में अब गरीबी का आलम यह है कि वहां की सरकार ने पासपोर्ट बनाने भी बंद कर दिए हैं, और उसका कारण यह है कि वहां पासपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले लेमिनेशन पेपर की कमी हो गई है। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने, सरकारी अधिकारी ने वहां के एक अखबार को बताया है कि ये खास तरह के लेमिनेशन पेपर्स फ्रांस से खरीदे जाते हैं और अभी पाकिस्तान में इस पेपर की कमी हो गई है। लेमिनेशन पेपर्स की इस कमी से पहले पाकिस्तान में हर दिन लगभग 3 से 4 हजार पासपोर्ट छपा करते थे, लेकिन आजकल सिर्फ 12 से 13 पासपोर्ट हर रोज छप रहे हैं। और अब इसका असर पाकिस्तान के उन लोगों पर पड़ रहा है जो विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्हें दूसरे देशों की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया है और छात्रों को बाहर जाना है, लेकिन अब पासपोर्ट ही नहीं है। बिना पासपोर्ट के वो दूसरी विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे? इसलिए ऐसे बहुत सारे छात्र जो हैं अब परेशान हैं। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन सरकार के पास कागज नहीं है, और यह पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2013 में भी पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है, जब वहां लेमिनेशन पेपर्स की कमी हुई और इसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार लोगों को सही समय पर पासपोर्ट जारी नहीं कर पाई थी। पाकिस्तान पिछले काफी समय से भारी आर्थिक संकट में घिरा हुआ है, आप सब जानते हैं, जिसमें उस पर भारी कर्ज है और वो इस कर्ज की किश्तें भी अभी चुका नहीं पा रहा है। इस समय पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वो IMF से 8,000 करोड़ रुपए का लोन पाने के लिए भीख का कटोरा लेकर खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश भारत है, जहां आज लोगों ने एक ही दिन में धनतेरस के त्योहार पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। हमारा देश एक दिन में 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, हमारे देश के लोग, और पाकिस्तान को यह 8,000 करोड़ का लोन नहीं मिल रहा।
पाकिस्तान की आर्थिक हालत कैसी है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि भारत के लोग जितना पैसा दिवाली और धनतेरस की खरीदारी पर खर्च कर रहे हैं, उतने पैसे से पाकिस्तान की सरकार पूरे साल अपना देश चला सकती है। आज पाकिस्तान के लोग भी सोचते होंगे कि काश हमने भारत में जन्म लिया होता या हमारे पूर्वज भारत में ही रुक गए होते। यानी आज जब भारत में लोग दिवाली मना रहे हैं, तब पाकिस्तान का दिवाला निकला हुआ है। अब आपको यह बताएंगे कि दिल्ली की सड़कों पर 13 से 20 नवंबर के बीच लागू होने वाली ऑड इवन योजना को टाल दिया गया है। यह दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि दिल्ली के लोग अभी से ही परेशान होने शुरू हो गए थे और उन्हें लग रहा था कि जैसे ही दिवाली खत्म होगी दिल्ली में ऑड इवन लागू हो जाएगा और फिर उन्हें बाहर निकलने में बहुत ही असुविधा होगी। बहुत सारे लोग अपने काम पर नहीं जा पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे या लेट हो जाएंगे। आज दिल्ली सरकार ने अपने एक नए बयान में कहा कि दिल्ली में बारिश की वजह से प्रदूषण कम हो गया है, इसलिए अब सरकार ऑड इवन की योजना को फिलहाल लागू नहीं करेगी। अब दिल्ली के लिए जो राहत की बात है वो ये कि कल रात अचानक दिल्ली में बारिश शुरू हो गई और रात में बारिश हुई और आज दिन में भी दिल्ली में बारिश हुई है, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हो गया। दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत मिली है इससे। बहुत सारे लोग तो मजाक में ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में अचानक दिल्ली की सरकार ने आर्टिफिशियल रेन करानी शुरू कर दी और हमें बताया ही नहीं और दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन हो रही है। लेकिन रेन हुई है, यानी बारिश हुई है और प्राकृतिक बारिश हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली की सरकार पर भी दबाव कम हुआ है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा था और यह बात कही थी कि दिल्ली सरकार की इस योजना को दिल्ली सरकार एक दिखावे की तरह इस्तेमाल कर रही है। इसे दिखावा बताते हुए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो साबित करे कि ऑड इवन लागू करने से दिल्ली में प्रदूषण कम होता है। जिसके बाद आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया और बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए ऑड इवन की योजना काफी प्रभावी है, क्योंकि इससे सड़कों पर 30% तक ट्रैफिक कम होता है। ईंधन की खपत में 15% की कमी आने से वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण में भी 13% की कमी आती है। तो दिल्ली सरकार का यह आंकड़ा है कि इससे 13% की कमी आती है। यानी दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि जब गाड़ियां ऑड और इवन नंबर के हिसाब से चलती हैं तो इससे गाड़ियों का प्रदूषण 13% कम हो जाता है। लेकिन असल में इस आंकड़े की भी अपनी एक अलग कहानी है। इसके पीछे भी एक बहुत मिस्ट्री है। दिल्ली के कुल प्रदूषण में गाड़ियों के ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी है 17% और अब दिल्ली सरकार कह रही है कि इस प्रदूषण का 13% ऑड इवन से कम हो रहा है। यानी जो 17% प्रदूषण है उसका 13% इससे कम हो जाता है ऑड इवन से। हिसाब निकालने तो ऑड इवन से दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ 2% ही कम हो रहा है। यानी दिल्ली सरकार के ही आंकड़ों को सही मान लें तो ऑड इवन की यह योजना सिर्फ एक दिखावे जैसी है और इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में सरकारें लोकतंत्र के नाम पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए कैसे लोगों को ही अलग अलग योजनाओं के तहत परेशान करती है। इस तरह की योजनाओं के लिए अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स, कि ये योजनाएं जो हैं ये ऑप्टिक्स के लिए होती हैं। ऑप्टिक्स का मतलब उस दिखावे से है जिसमें सरकार ऐसी चीजें करती है, ऐसे फैसले लेती है जिससे लोगों को लगे कि सरकार कुछ कर रही है, सरकार बड़ी गंभीर है, लेकिन असल में होता कुछ नहीं है। अब आप खुद सोचिए, ऑड इवन की योजना में दिल्ली सरकार का क्या काम है। दिल्ली सरकार तो ये कह देती है कि ऑड नंबर वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी और इवन नंबर वाले दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, लेकिन इसके अलावा सरकार और क्या करती है? जो कुछ करते हैं आप करते हैं, जो परेशानी होती है आपको होती है, आपको परेशानी होती है, फिर इस परेशानी के बाद आपको यह पता चले कि ऑड इवन से दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ 2% तक कम हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? असल में ये एक ऐसा हमारे देश में एक सिस्टम बन गया है कि सरकारें किसी बड़ी गंभीर समस्या पर पहले तो खुद नाकाम होती हैं, वो कुछ कर नहीं पाती और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकारें कड़े फैसले लेती हैं ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हम बहुत गंभीर हैं और हम कड़े फैसले ले रहे हैं। इससे दो फायदे होते हैं। जब आप बड़े फैसले लेते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, अखबारों में छपता है, मीडिया की सुर्खियों में आता है, हेडलाइंस में आता है और असल में सरकार जो कड़े फैसले लेती है उसका सीधा असर लोगों पर ही पड़ता है। उन फैसलों को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी लोगों पर ही होती है। जैसे अगर आप ये ऑड इवन मान लें तो सरकार ने तो तय कर लिया कि ऑड इवन
योजना लागू हो जाएगी, लेकिन इसे लागू तो आप ही करेंगे और दिल्ली के लोग उसके बाद बाहर निकलना कम कर देते हैं, वाहन कम हो जाते हैं, आपको परेशानी होती है और सारी परेशानी असल में आप ही को होती है। और ये सरकार ये इसलिए करती है क्योंकि वो अब तक प्रदूषण के मामले में कुछ नहीं कर पाई, बुरी तरह से फेल हो गई, इसलिए उन्होंने अब लोगों को ही तंग करना शुरू कर दिया। अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत के लोगों में असहनशीलता बढ़ती जा रही है। कई लोग कहते हैं कि भारत में असहनशीलता बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सहनशील हैं, जो प्रदूषण को भी सहते हैं और फिर प्रदूषण को कम करने के लिए ऑड इवन जैसी योजनाओं को भी सहते हैं और सरकार से एक बार भी ये नहीं पूछते कि आपने प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ नहीं किया, आपने पराली को जलने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो आप हमसे कहते हैं कि आप अपना काम बंद कर दीजिए, दफ्तर मत जाइए, बच्चों को स्कूल मत भेजिए, बच्चों की स्कूल की कॉलेजों की छुट्टी कर दीजिए, गाड़ियों पर पाबंदी लगा देते हैं, लोगों से कहते हैं कि सड़कों पर मत निकलिए और आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए अब बड़ा सवाल यह है कि लोगों को जागरूक होना होगा, लोग इसे ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है कि प्रदूषण के मामले पर कभी हमारे देश में कोई धरना प्रदर्शन हुआ हो, कोई विरोध प्रदर्शन हुआ हो, कहीं कोई हड़ताल हुई हो, कहीं कोई लोग बाहर निकले हों और सरकार से यह मांग की हो कि यह प्रदूषण तुरंत रुकना चाहिए? अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। असल में दिल्ली की सरकार को ऑड इवन की जगह पराली जलाने की घटनाओं को रोकना चाहिए था, लेकिन इसे रोकने के लिए अभी सरकार के पास कोई ठोस उपाय, कोई ठोस आइडिया है ही नहीं। दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान लगभग 40% है और दिल्ली में अभी बारिश की वजह से प्रदूषण जरूर कम हुआ है, लेकिन पंजाब में अब भी बड़े पैमाने पर किसान पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में फिर से एक या दो दिनों के बाद प्रदूषण वहीं पहुंच जाएगा जहां बारिश से पहले था। और पंजाब में किसी और की नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पंजाब के किसानों पर हर साल ये आरोप लगता है कि वो अपनी पराली को आग के हवाले कर देते हैं। इस बीच में सरकार ने इन सीटू मैनेजमेंट के तहत कुछ मशीनें मैदान में उतारी हैं। मशीनें एक तरफ जहां पराली के बेलर्स बना रही हैं, लेकिन पराली के जो खेत हैं उसके कोनों में कुछ पराली बच जाती है। हमारे पास कोई मशीनरी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं देता। हमको मशीनरी चाहिए, बेलर चाहिए, प्लाव चाहिए, वो नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। पर सरकार बोल रही है हमने 1 लाख से ज्यादा मशीनें खरीद ली, और वो मशीनें आपने कभी देखी हैं? तो दिख रही है यहाँ कोई मशीन? यहाँ 10, 12, 15 पिंड में सिर्फ 2 मशीन है। अच्छा, वो कैसे काम करेगी? जो कोने की बात करते हैं 100% इसमें दाना जमता नहीं है जब गेहूं बीतते हैं। नरेगा वाला कहते हैं 300 का मिलता है, हमको तो कोई मिलता नहीं। 2-250 का नरेगा वाला, दिहाड़ी वाला नहीं मिलता। 500 का भैया दिहाड़ी आता है बिहार वाला, हमारे जो है काम करते हैं। खाना पीना हमने देना उसको 700 में पड़ता है। आग नहीं लगाएंगे कोने को और क्या करेंगे। इस वक्त हम लोग मोरिंडा में मौजूद हैं। देख सकते हैं एक तरफ जहां मशीनों का इस्तेमाल करते हुए पराली से बेलर्स तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं किसी न किसी रूप में किसान अभी भी पराली जला रहे हैं। अब आखिर में आपको एक ऐसे पिता की कहानी बताते हैं जो एक मिसाल है रिश्तों की सच्चाई, लाचार सिस्टम और एक अकेले इंसान के अटल इरादे की। हरियाणा के गुरुग्राम के इस पिता का नाम है जितेंद्र चौबे और इनके बेटे अमित चौबे को 9 साल पहले स्कूल से लौटते समय एक कार ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। कार वाला जो व्यक्ति था, गाड़ी का ड्राइवर, भाग गया और पुलिस ने जांच की, लेकिन सबूत नहीं जुटा पाई और केस बंद कर दिया। मगर जितेंद्र चौबे ने अपने बेटे की जान लेने वाले गुनहगारों को सजा दिलाने की ठान ली थी। इस मामले में बस एक ही सबूत था, उस कार का साइड मिरर जो दुर्घटना के समय टूटकर सड़क पर गिर गया था।
इस व्यक्ति ने उस मिरर के सहारे कार कंपनी तक यह व्यक्ति पहुंच गया और कार के मालिक का पता लगा लिया। पुलिस ने फिर भी इस व्यक्ति की सुनी नहीं, मगर उन्होंने इंसाफ की आस छोड़ी नहीं और अपना काम जारी रखा। ये अदालत के दरवाजे तक पहुंचे, वहां भी लंबा समय लगा, लेकिन आखिरकार दुर्घटना के 9 साल बाद अदालत ने पुलिस को मामले की फिर से जांच करने का आदेश दिया और अदालत ने जितेंद्र चौबे के पेश किए गए सबूतों को पर्याप्त माना। उसने गुरुग्राम की पुलिस के बारे में एक कड़ी टिप्पणी भी की है। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि दुर्घटना के शिकार 15 साल के लड़के के पिता ने संदिग्ध गाड़ी के बारे में जांच अधिकारी को सबूत भी दिए, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि जांच सही तरीके से ना हो सके, यानी पुलिस नहीं चाहती थी कि जांच हो। अदालत ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर से इन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी उन्हें निर्देश दिया है। अब आप सोचिए कि पिता को गाड़ी का जो शीशा है वो मिला, उस गाड़ी के शीशे पर एक नंबर पड़ा हुआ था, उस नंबर के सहारे उन्होंने गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है, उसके बाद उन्होंने गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स पता की, ये पता किया कि इस गाड़ी का मालिक कौन है, और पता करते करते वो गाड़ी के मालिक तक पहुंच गए। ये काम असल में पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ये काम नहीं किया। लेकिन एक पिता था जो अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहता था। ये मामला बताता है कि हमारे यहाँ आम इंसान को न्याय के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं। पुलिस ने यह कहकर केस बंद कर दिया कि सबूत ही नहीं है, और पिता जब सबूत लेकर आया भी तो भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। किसी भी आम इंसान की हिम्मत ऐसे में जवाब दे सकती है, लेकिन इस पिता ने हिम्मत नहीं हारी। यह मामला यह भी दिखाता है कि एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो वो पूरे सिस्टम से टकरा सकता है। यह मामला दरकते रिश्तों के दौर में उम्मीद की एक किरण जैसा है। आज जब भाई की भाई से नहीं बनती, बाप और बेटों में झगड़े हो जाते हैं, ऐसे समय में इस पिता की कहानी रिश्तों में हमारा भरोसा फिर से मजबूत करती है, और आज हम इस पिता को सलाम करते हैं। सबसे फर्स्ट में मैंने जनवरी 16 में स्टेटस रिपोर्ट के लिए SHO पर किए थे सेक्टर 56 पर। इन्होंने स्टेटस रिपोर्ट गलत दे दिया कि जो गाड़ी का ये बता रहे हैं 2690, इस गाड़ी का कोई कसूर नहीं है, और बेगर बताए इन्होंने एंट्रेंस रिपोर्ट जमा कर दी। तो इस पे कोर्ट बोला कि आपका केस बंद हो चुका है, फिर दोबारा केस करो। जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई बंद कर दी तो फिर मैंने अपनी कार्रवाई शुरू करा, और 16 से मैं बोल रहा हूँ 2016 से कि आरोपी ज्ञानचंद ही है, मैं पता कर लिया था। कोर्ट ने आदेश ये करे हैं कि मतलब इसको दोबारा जांच करो, और जो सबूत इसने जुटा के कोर्ट में पहले से जमा करा है तो अपने पास रखे थे, बोले फिर भी बोले कि नहीं पुलिस हम जांच करवाएंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी दीपावली के बाद, इसलिए हमारे सभी दर्शकों को, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमेशा याद रखें, एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। नमस्कार।